दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे राज्यों की स्वायत्ता और केंद्र द्वारा राज्यों पर नियंत्रण रखने के उपकरण पे, इंस्ट्रूमेंट या मैकेनिज्म पे लिखेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे क्या राज्य प्रतिष्ठित नगरपालिका मात्र है, यानी राज्यों की स्थिति जो भारतीय संघ में है वो नगरपालिका जैसी है। इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें, कैसे इसको लिखेंगे और क्यों कहा जाता है राज्यों की स्थिति भारतीय संघ में एक नगरपालिका जैसी है, तो हम उस पर भी देखेंगे। और उससे पहले यदि आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी एक्सेलेंट और एडवांस तरीके से करना चाहते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 95 पीडीएफ GCSIS का 95 पीडीएफ और वीडियो पढ़कर आप जा सकते हैं, आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। इसका चार्ज 2500 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब देखेंगे राज्यों की स्वायत्ता से संबंधित सारे जो है संकल्पनाओं को। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राज्यों की स्वायत्ता से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम भूमिका कैसे लिखेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है। हम पहले ही कहें कि मॉडल भूमिका रटना है। तो सबसे पहले राज्यों की तो कुछ शुरुआत कहां से करना है। भारतीय संघीय व्यवस्था में या भारतीय संघ में राज्यों की स्वायत्तता का अभिप्राय राज्यों के आंतरिक मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप या केंद्रीय दखलंदाजी का दखल अंदाजी कम से कम हो तथा राज्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त विषयों पर निरपेक्ष सत्ता का प्रयोग करने का अधिकार हो। राज्यों को इस प्रकार से स्वायत्त बनाया जाए या राज्यों को इतना स्वायत्तता दी जाए जिससे राज्य जन कल्याण संबंधी कार्यों को अपनी योजनाओं अपने विचारों के माध्यम से स्वतंत्र और निर्बाध रूप से चला सके। यह भूमिका में इतना लिखिएगा। स्वायत्तता का यहाँ अर्थ है वित्तीय विधायी मामलों में, प्रशासनिक मामलों में और वित्तीय मामलों में। अगर और आगे बढ़िएगा तो राजनीतिक मामलों में भी। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध है। तो ठीक राज्यों की स्वायत्तता का भी अर्थ है इन तीनों मामलों में राज्यों को स्वायत्त बनाया जाए। यानी इन तीनों मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप या केंद्रीय दखल अंदाजी यानी संघ सरकार की दखल अंदाजी या हस्तक्षेप कम से कम हो। अगर सही रूप से कहिएगा, संक्षिप्त रूप से देखिएगा, राज्यों की स्वायत्तता का तात्पर्य है राज्यों को अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की स्वायत्तता, कार्य करने की स्वतंत्रता ही स्वायत्तता है। राज्यों को एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता ही जो है या कार्य करने की स्वतंत्रता ही स्वायत्तता है। इस संक्षिप्त है। एक निश्चित क्षेत्र है, संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्र है, उस प्रदत्त क्षेत्र में समझ रहे हैं राज्यों को कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होना चाहिए। जब प्रदत्त क्षेत्र में यानी संवैधानिक दायरों में रहकर राज्यों को कार्य करने की जो पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, अगर वह मिल रहा है तो वह राज्य जो है स्वायत्त जो है अपने कार्यों के लिए। तो यह स्थिति है, लेकिन यह परिभाषा सही नहीं है। ऊपर वाला जो बोले हैं वह है, चूंकि वित्तीय मामलों में संविधान के तहत ही इस तरीके से बंटवारा किया गया है कि राज्य जो है पूरी तरीके से केंद्र पर ही निर्भर है, राज्यों के पास अपना संसाधन नहीं है। तो परिभाषा जो ऊपर वाला बोले हैं वही लिखिएगा। अगर नहीं याद होगा तो इसको लिख दीजिएगा। राज्यों को एक निश्चित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता ही स्वायत्तता कहलाता है। बस अब हम लोग आगे चलेंगे। तो ये राज्य स्वायत्तता की जो मामला है, आखिर स्वायत्तता क्यों मिलना चाहिए राज्यों को, इसके क्या क्यों मिलना चाहिए, प्रश्न यही न है। इसके पक्ष में तक मान लीजिए आलोचनात्मक समीक्षा आएगा या आलोचनात्मक मूल्यांकन आ जाएगा तो इसको दो पार्ट होंगे।
एक तो महत्व होना चाहिए कि राज्यों की स्वायत्ता क्यों होनी चाहिए, और दूसरी बात इस महत्व को आप खंडित भी करेंगे ना। क्या कहे हैं कि आलोचनात्मक समीक्षा में, मूल्यांकन में क्या होता है, एक बैलेंस आंसर होता है। ज़्यादातर मामलों में बीपीएससी में बैलेंस, पीसीएस में बैलेंस ही आंसर जो है उम्मीद की जाती है, पूछे जाते हैं। आलोचना कीजिए, आप महत्व के द्वारा उसको खंडन कर दीजिए, खंडन कर दीजिए। अब यहां पर देखिएगा, जो आलोचना कर रहे हैं, जिस बिंदु से आलोचना कर रहे हैं, हो सकता है महत्व उसका दूसरा जो है, एक ही व्यक्ति को ले लीजिए। मान लीजिए हम अपने ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम में जो है बहुत सारा जो है अच्छाई भी है, तो बहुत सारा जो है हम में जो है कमियां भी होगी, और निश्चित रूप से बहुत सारा कमियां होगी। अब हमको तो कोई नहीं कहता है कि आप में भी कमी दिखता है, क्योंकि गांधीवादी हम हैं, तो हम किसी को आज तक किसी को डिस्टर्ब ही नहीं किए हैं जीवन में। मुझे नहीं लगता है कि आज तक मेरे व्यवहार से किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट हुआ होगा, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी प्रकार से। हम किसी भी व्यक्ति को आज तक दुखी नहीं किए हैं। मुझे मतलब ही नहीं, अपना काम से मतलब, भर दिन तो इसी में लगे रहते हैं। तो मान लीजिए, तो मेरे अंदर अगर मान लीजिए कुछ अच्छाई होगा, मुझे भी नहीं पता है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, तो कुछ कमियां भी होगी जो समाज मूल्यांकन करता है, दोस्तों के बीच मूल्यांकन करता होगा, हमको कोई कहता नहीं है। तो इसी तरीके से तो आलोचनात्मक समीक्षा में क्या होता है कि कुछ कमियां होगी, तो कमियों को दिखा दीजिए और उसके महत्व के द्वारा उस कमियों को झांप दीजिए, झांप दीजिए। अब मान लीजिए किसी भी महापुरुष की या किसी व्यक्ति की समीक्षा की जाती है, किसी कंटेंट की समीक्षा की जाती है, तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के द्वारा बैलेंस किया जाता है। तो यह स्थिति है। तो पक्ष में तर्क क्या है? सबसे पहले स्वायत्तता, स्वतंत्रता नहीं है। पहले ही बोले हैं, राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। संविधान के तहत, जैसा कि आप जानते होंगे, संविधान के तहत ही जो है यह जो इस तरह की स्वायत्तता की मांग की जा रही है, यानी संघीय ढांचे के अंदर ही स्वायत्तता की मांग की जा रही है। समझ रहे हैं? पहला पॉइंट, स्वायत्तता स्वतंत्रता नहीं है, अतः स्वायत्तता की मांग संघीय ढांचे के तहत ही की जा रही है, इसलिए राज्यों को विघटन, एकता बाधित नहीं होगा, यानी भारत की एकता, अखंडता बाधित नहीं होगा, राज्यों का विघटन इससे नहीं होगा। स्वतंत्रता होता तब जो है विघटन होता, यहां तो स्वायत्तता है, स्वायत्तता है। कुछ निश्चित क्षेत्रों में आजादी, स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की जो है, काम करने की स्वतंत्रता है, निश्चित क्षेत्रों में स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की जो है स्थिति है। तो यह स्थिति है, पहला तर्क है। अगर देखिए, अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कर देते हैं तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में किसी भी कोई व्यक्ति है मिस्टर नाम के, और मिस्टर के जो है 5 जो है लड़का है, अब 5 को जो है अलग कर दिया, 5 को शादी कर दिया है। तो 5 को अलग कर दिया है, तो 5 अपने अपने परिवार के लिए जो है वो तो अपना उत्तरदायित्व समझेगा ना, अपना उत्तरदायित्व का विकास करेगा, कमाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, आगे विकास करेगा। तो ठीक, अगर राज्यों को भी स्वायत्तता अगर दिया जाता है, तो इससे राज्यों में क्या होगा? उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। वह वित्तीय संसाधन को राज्यों के विकास के लिए अपना संसाधन आधार को बढ़ाने का प्रयास करेगा, वित्तीय आधार। अभी वित्तीय रूप से राज्य जो है पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर है, पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर है, और इसी कारण जो है राज्य जो है अनाप शनाप खर्च करता है, कोई लैपटॉप बांटता है। अब देखिए इस बार 35-50 रुपया जो है जितनी भी महिलाएं हैं सबको बीपीएससी पीटी पास करने पर मिलेगा। अब देखिए, हम इसकी आलोचना नहीं करते हैं, पॉजिटिव है। जो समाज के जो कमजोर लोग हैं उनको मिलना चाहिए, और महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग के हो, अमूमन उन्हें जो है अभी जो है कमजोर ही माना जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि अभी भी जो है देश के
सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी जो है बराबर नहीं है, पुरुषों के बराबर नहीं है। और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जो है स्वयं निर्णय नहीं ले सकती है। अभी भी उनके तरफ से उनके गार्जियन या उनके अभिभावक ही बहुत सारे निर्णय लेते हैं। तो महिलाएं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति अभी भी कमजोर है। तो राज्यों को अगर स्वायत्तता दिया जाएगा तो राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। राज्य अपने विकास के लिए नए नए संसाधन की तलाश करेंगे। अभी वो संसाधन की तलाश नहीं करता है, वो भी किस पर निर्भर है? पूरी तरीके से केंद्र पर। राज्य कितनों खर्च करता है, वो जानता है कि हम जो है केंद्र से ऋण ले लेंगे, अनुदान ले लेंगे, पैसा तो केंद्र से मिलवे करेगा। पहला। दूसरा, तीसरा है सच्ची संघात्मक व्यवस्था की स्थापना। अब राज्यों को अगर स्वायत्तता देंगे तो सच्ची संघात्मक व्यवस्था की स्थापना होगी। अब कहिए कैसे? तो आप अभी तो राज्यों की स्थिति तो यह है कि केंद्र जब चाहे तब जो है राष्ट्र सूची पर कानून बना सकता है। राज्य विधानसभा को कभी भी जो है राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अपदस्थ कर सकता है। वह प्रशासनिक मामलों में निर्देश दे सकता है। समझ रहे हैं? अगर राज्यों को स्वायत्तता दिया जाएगा तो एक सच्ची संघात्मक जो व्यवस्था है की स्थापना होगी। क्योंकि राज्य अभी पूरी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि राज्य जो है पूरी तरीके से अभी भारत जो है, भारत की संघीय व्यवस्था है वो अर्धसंघात्मक है, यानी एकीक असंघ दोनों का मिश्रण है। अगर राज्यों को वित्तीय मामलों में, प्रशासनिक मामलों में अगर आप छूट देते हैं, विधायी मामलों में, तो एक सच्ची संघात्मक व्यवस्था की स्थापना होगी जो संघीय शासन का सिद्धांत है, लक्षण है, उसकी स्थापना हो पाएगी। और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, देखिए जैसा कि जानते होंगे भारत में बहुदलीय लोकतंत्र है। यहाँ 1800 से ऊपर राजनीतिक दल है। कई राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टी है वह मजबूत स्थिति प्राप्त है, जैसे कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत मजबूत स्थिति में है। और केंद्र राज्यों में जो है, और केंद्र सरकार जो है संसाधनों का आवंटन करता है। क्योंकि जानते ही हैं राज्य जो है पूरी तरीके से वित्तीय निर्भरता केंद्र पर है, और केंद्र पर निर्भर होने के कारण अनुच्छेद 283 के तहत केंद्र को विवेकाधीन अनुदान देने की शक्ति है संविधान द्वारा। और कई बार केंद्र में जो दल होता है उसके समान विचार वाले दल जो होते हैं या समान दल के शासन अगर राज्यों में है तो उस दौरान उनको जो है उसके साथ एक सौम्य व्यवहार किया जाता है। अगर उसके विचारधारा से विपरीत दलों की अगर राज्यों में सरकार है तो उस समय केंद्र जो है भेदभाव अपनाता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के बीच अभी चल रहा है। कई मामलों में वो छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच, महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच। तो जब भी केंद्र और राज्यों में अलग अलग दल की सरकार होती है तो केंद्र द्वारा अनुदान देते समय उन राज्यों को अधिक अनुदान मिलता है जो केंद्र के साथ जो है जिनका केंद्र के साथ मेल जोल या मोल भाव अच्छा है या उनके विचारों के निकट है, उनको अधिक मिलता है। और ठीक उनके विचारों के विपरीत दल के सरकार को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अगर राज्यों को स्वायत्त दे दिया जाएगा तो यह समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगा और बहुदलीय व्यवस्था और मजबूत होगा। और राज्यों पर बढ़ता कर, जैसा कि जानते ही होंगे 1991 के बाद क्या हुआ है, जिस तरीके से सामाजिक क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्तार हुआ है, कई नई नई चुनौती आया है, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस, और विकास कार्यों का विस्तार हुआ है। इससे राज्यों के कार्यभार में वृद्धि हुआ है और बढ़े हुए कार्यभार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें पूर्ण स्वायत्तता हो ताकि बढ़े हुए कार्य को अपने योजनाओं और विचारों के माध्यम से संपन्न कर सके। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है। तो
तो राज्यों की स्वायत्ता के पक्ष में यही तर्क है या यही महत्व है। इसको तर्क भी ले लीजिए या महत्व ले लीजिए, ये भी दिखाइएगा। अब देखिएगा विपक्ष में भी तर्क कम नहीं है। सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक। आज राज्य का कहना है कि हमको स्वायत्त, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सपोज कीजिए, लिखना नहीं है कि हमको और केंद्र का हमेशा हस्तक्षेप रहता है प्रशासनिक मामलों में, कभी ईडी के माध्यम से, कभी जांच एजेंसी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी वित्तीय मामलों में, कभी विधायी मामलों में, राष्ट्र सूची पर कानून बनाने को लेकर। तो राज्यों को स्वायत्ता दिया जाए। अब राज्यों को अगर मान लीजिए स्वायत्ता दे दिया जाए तो राज्यों की अगला मांग क्या होगा? स्वतंत्रता, अप्रभुसत्ता। इससे तो भारतीय संघीय व्यवस्था विघटित हो जाएगी, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगा। मान लीजिए कई बार आप देखते होंगे ना, किसी व्यक्ति को ट्रेन में थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा खड़ा होने के लिए, वो धीरे धीरे सीट पर आ जाता है। थोड़ा सा छूट दीजिएगा चढ़ जाएगा। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि संघ की एकता अखंडता की दृष्टि से मुझे लगता है कि जो राज्यों को संविधान द्वारा प्रदत्त स्वायत्ता है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसी के अनुसार रहना चाहिए। और फिर साथ ही साथ जो मौजूदा स्थिति है वही बना रहना चाहिए। क्योंकि संघ जब दुर्बल होगा, संघ का नियंत्रण राज्यों पर कम होगा, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए जो घर के गार्जियन कम होता है, कमजोर होता है, तो निश्चित रूप से बेटा जो है बात नहीं मानता है, अलग हो जाता है। तो घर के गार्जियन जो है केंद्र है, केंद्र को कमजोर कर दीजिएगा, बेटा को ज्यादा संपत्ति दे दीजिएगा, बेटा उड़ने लगेगा। यही हाल राज्यों का। राज्य को बेटा मानिए और संघ को आप पिता मानिए। तो पिता को हमेशा मजबूती रहना चाहिए एकता अखंडता के लिए, नहीं तो पिता बेटा अलग हो जाएगा, बात नहीं मानेगा। तो राष्ट्रीय एकता क्या होगा? कमजोर होगा, घर टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय एकता के लिए राज्यों की अगली मांग स्वतंत्रता, ये तो बता ही दिए हैं। अब राज्यों को अधिक शक्ति दीजिएगा, अधिक स्वायत्ता मिलेगा, तो राज्य की सारी शक्ति मुख्यमंत्री में घनीभूत हो जाएगा और मुख्यमंत्री अधिनायक बन सकता है, साम्राज्यवादी बन सकता है। और दूसरे राज्यों के साथ क्या होगा? अब भारत में जो है एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच काफ़ी विवाद है, वह जो है राज्यों को हड़पने का प्रयास करेगा, हमेशा राज्यों के बीच विवाद पैदा करेगा, एक साम्राज्यवादी स्थिति पैदा हो जाएगी। जो भारतीय संघीय व्यवस्था है वही लड़खड़ा जाएगा, वही कमजोर हो जाएगा। तो राज्यों में मनमाना शासन जो है स्थापित हो सकता है। ममता बनर्जी कर नहीं रही मनमाना, देख नहीं रहे हैं, समझाने के लिए बोले हैं, लिखना नहीं है। राजनीतिक स्वार्थ, जो राज्यों की भी स्वायत्ता की मांग हो रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर ममता बनर्जी यह मांग कर रही है, या दक्षिण भारत के राज्यों की मांग है स्वायत्ता को, यह राजनीतिक मार्ग है, अपने हितों की साधने के लिए मांग कर रही है। समझ रहे हैं? ये राजनीतिक चाल है, समझ रहे हैं? ये अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसा की जा रही है। और अगला है संवैधानिक प्रावधानों से असंगत। देखिए, संविधान के द्वारा राज्यों पर, चूंकि संविधान के माध्यम से ही केंद्र को अधिक वित्तीय रूप से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। आपातकाल की शक्ति हो, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति हो, या राष्ट्र सूची पर कानून बनने का अधिकार हो, या अखिल भारतीय सेवा है, या राज्यपाल का प्रावधान है। अगर ये सारे अगर राज्यों को स्वायत्ता दिया जाएगा तो फिर इन सब का क्या होगा? ये सारे व्यवस्था क्या हो जाएगा? विनष्ट हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। इसलिए यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भी असंगत है राज्यों की स्वायत्ता। अब मान लीजिए राष्ट्र सूची पर कानून बनने का अधिकार जो है केंद्र को दिया गया है, तो यह संविधान ने दिया है। अब राज्य कहता है कि हमको छूट दिया जाए, तो संविधान से असंगत हो जाएगा ना। राज्यपाल या अखिल भारतीय सेवा ये संविधान के तहत है। वित्तीय रूप से जो शक्तिशाली संघ है वह संविधान बनाया है, तो राज्यों को स्वायत्ता कैसे दिया जाएगा?
राज्यों को स्वायत्तता देने का अर्थ होगा कि संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण या संवैधानिक प्रावधानों से असंगत होगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं, तो राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक ढांचे और भारतीय संघ के अनुकूल दायरे में, ताकि राज्य अपनी अपनी जरूरतों आवश्यकताओं के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं को अपने विचारों, अपनी योजनाओं के माध्यम से निर्बाध और स्वतंत्र रूप से संपन्न कर सके, लेकिन संवैधानिक दायरे में ही। तो यह स्थिति है। आप ऐसे ही महत्व दिखा के ये दोनों पक्ष और विपक्ष के द्वारा बैलेंस कर लीजिएगा, ये आंसर तैयार हो जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन दे दीजिएगा। संघीय ढांचा और संवैधानिक प्रावधानों के दायरे में रहकर राज्यों को स्वायत्तता दिया जाए, ताकि राज्य अपने विकास संबंधी योजनाओं को, समझ रहे हैं, अपने विचारों और अपनी योजनाओं के माध्यम से चला सके। क्योंकि अभी राज्य के पास अपनी योजनाएं नहीं रहती है, ज़्यादातर केंद्र की योजनाओं को ही जो है लागू किया जाता है, समझ रहे हैं। तो अपने राज्यों को भी, चूंकि हर राज्य की समस्या अलग अलग होती है और केंद्र की योजनाएं जो है एक ही योजना को पूरे देश भर में लागू किया जाता है। तो अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस तरह के प्रश्न आएगा तो इसी तरीके से लिखिएगा, आपको नंबर बहुत मिल जाएगा। बाकी तो कोई रास्ता मुझे नहीं पता है, आप इसी रास्ते से चलिएगा। और आपको अब हम बता रहे हैं केंद्र द्वारा राज्यों पर नियंत्रण के उपाय, ये तो सब जानते ही हैं आप, इसमें कुछ नया नहीं है। अब संघ को राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार। अब राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार कई मामलों में है। आपातकाल के दौरान, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं को पालन करने के लिए, राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रीय आपात तो बोले ही है, वित्तीय आपात के दौरान, देख रहे हैं ना, या दो से अधिक राज्य अगर प्रस्ताव पारित करके संघ से अनुरोध करता है, उस स्थिति में तो राष्ट्र सूची पर कानून बनने का अधिकार है। इसके माध्यम से जो है संघ जो है राज्य पर नियंत्रण रखता है। राज्यों के निर्माण, संघ को या संसद को अधिकार है कि वह राज्यों को विनष्ट कर सकता है, उसकी सीमा में बदलाव कर सकता है, दूसरे राज्यों में विलय कर सकता है बिना राज्यों की सहमति से। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया स्पष्ट करता है। राज्यों का अपना अपना संविधान नहीं है। एक ही देश में, पहले ही कहें कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। केंद्र और राज्य यानी संघ और इकाई दोनों अपनी अपनी शक्ति संविधान से, एक ही संविधान से प्राप्त करता है। लेकिन संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान में संशोधन, वह संसद में ही प्रारंभ किए जाते हैं, राज्यों से शुरुआत नहीं की जाती है। अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन होगा वह संसद ही शुरू कर सकता है, राज्य शुरू नहीं कर सकता है। और राज्यों की जो ढांचा है, कार्य है, जो संरचना है, उसमें बदलाव करने की भी राज्य को अपनी शक्ति नहीं है, वो संसद ही करती है। क्योंकि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, राज्यों को तो खाली अनुसमर्थन करने की शक्ति है। राज्यपाल, जैसा कि जानते ही होंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह राज्य शासन पर नियंत्रण रखता है। एक केंद्र के एजेंट के रूप में काम कर, अभिकर्ता के रूप में काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चले। और दूसरी ओर की राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित होती है। राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और इस राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा करता है, केंद्र करता है। ऑल इंडिया सर्विस जो है अखिल भारतीय सेवा, जिसमें IAS IPS, इसकी नियुक्ति जो है IFS भी है, इसकी नियुक्ति प्रोन्नति केंद्र द्वारा किया जाता है और यह कार्य जो है राज्यों में करता है और इसके माध्यम से राज्य पर यह नियंत्रण रखता है। और वित्तीय दृष्टि से, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संविधान में केंद्र को वित्तीय दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यानी भारतीय संविधान में केंद्र राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को इस प्रकार बांटा गया है, केंद्र के पास अधिक संसाधन रहता है, वित्तीय संसाधन रहता है, राज्यों के पास कम रहता है। इसलिए राज्य हमेशा
अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए केंद्र पर निर्भर रहता है। और राज्य केंद्र को जो है विदेशों से उधार लेने की शक्ति है, लेकिन राज्यों को विदेशों से उधार लेने की भी शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 293 के तहत राज्य केंद्र से ऋण ले सकता है। 280 के तहत वित्त आयोग के माध्यम से जो विभाज्य कर है उसमें से संसाधन राज्यों को मिलता है। 275 के तहत सहायता अनुदान है। 283 के तहत विवेकाधीन अनुदान है। केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से अनुदान मिलता है। तो यह स्थिति है। और राज्यसभा में देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ राज्यों की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, यह स्थिति है। तो इसके माध्यम से उसके बाद आपात उपबंध है। आपातकाल में भी संविधान एकीकृत हो जाती है। राज्य की सारी शक्तियां जो है केंद्र के पास आ जाता है। तो आप देख रहे हैं यह केंद्र द्वारा राज्यों के नियंत्रण के उपकरण है। अब एक प्रश्न है कि क्या राज्य प्रतिष्ठित नगरपालिका मात्र है? तो राज्य को प्रतिष्ठित नगरपालिका मात्र क्यों कहा गया है, यह देखिएगा। जिस तरीके से नगरपालिकाओं को निर्माण करने की, विघटन करने की राज्यों की शक्ति है, चूँकि 73वां संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया है और नगरपालिका को आवश्यक शक्ति प्रदान करने के लिए राज्य विधानसभा को शक्ति दे दी गई है। और राज्य विधानसभा ही नगरपालिका का चुनाव कराता है, विघटन कर सकता है। वित्तीय रूप से नगरपालिका पूरी तरीके से केंद्र पर निर्भर है। कौन सा कर लगाना है ये विधानसभा ही तय करेगी, कौन से कार्य करना है। पूरी तरीके से नगरपालिका जो है राज्य पर निर्भर है। तो कहा गया है कि जो राज्य की स्थिति है भारतीय संघ में, जो विभिन्न राज्य है उसकी जो स्थिति है वो बिल्कुल सेम नगरपालिका के समान है। जब चाहे राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के माध्यम से राज्य विधानसभा को विघटन करा सकता है। आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत वह राज्य की कार्यपालिका शक्ति, प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति अपने हाथ में लेकर संसद को दे देता है। ऐसी सामान्य स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय करार को प्रभावित करने के लिए राष्ट्रपति में कानून बनाता है। ये जो देख रहे हैं लगभग, उसके बाद जो है राज्य जो है वित्तीय रूप से, जिस तरह नगरपालिका जो है अब वित्त के लिए राज्य विधानमंडल पर निर्भर है या राज्य सरकार पर निर्भर है, उसी जगह राज्य भी वित्त के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। इसकी स्थिति यही है। तो और नगरपालिका में जो है कि नगरपालिका में जो है में किन कुछ जो है राज्य सरकार द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो राज्यों की स्थिति जो है नगरपालिका जैसा ही है। तो ये सारे कानून है आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप जो है राज्यों को जो है नगरपालिका की स्थिति नहीं कह सकते हैं। अब नगरपालिका की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। क्योंकि राज्य का निर्माण जो है केंद्र नहीं किया है, यह संविधान किया है। राज्यों का जो निर्माण होता है, राज्यों का जो प्रावधान है वह संविधान के द्वारा हुआ है, वह केंद्र के द्वारा नहीं हुआ है। क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की सरकार होती है। तो आप देख रहे हैं, और दो प्रकार की सरकार होगा, दो प्रकार के कानून होगा, दो प्रकार के कर लोग देते हैं। तो अगर आप देखेंगे भारत में, तो किसी राज्य का जनता राज्य के कानून के अंतर्गत भी शासित होता है, संघ के कानून के तहत भी शासित होता है। वह केंद्र को आयकर देता है और राज्य को मनोरंजन कर देता है। यानी केंद्र को सेंट्रल जीएसटी देता है और राज्य को सीजीएसटी देता है, एसजीएसटी, दो प्रकार की कर है। और तो यह स्थिति है। तो राज्य जो है पूरी तरीके से, अगर नगरपालिका की श्रेणी में
राज्यों को आप नहीं रख सकते हैं। इसके पीछे और भी कई कारण हैं जो हम एक एक करके आपको जो है रख रहे हैं। तो राज्यों को आप जो है नगरपालिका नहीं कर सकते हैं। और दूसरी है कि संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत जो केंद्र राज्यों के बीच जो विधायी शक्ति है उसको 3 भागों में जो है बांटा गया है। 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इस 7वीं अनुसूची में केंद्र जो है कभी भी बदलाव नहीं कर सकता है। कि 7वीं अनुसूची में बदलाव करने के लिए केंद्र को कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। लेकिन नगरपालिका से संबंधित कोई कानून बनाने के लिए नगरपालिका से सहमति की जरूरत नहीं होती है। राज्य विधानमंडल स्वयं सक्षम है। लेकिन ऐसा नहीं है, संघ में जो है ऐसा नहीं है। वह शक्तियों के बंटवारा को, सिद्धांत को भी बदलने के लिए उसको राज्य विधानमंडल की, आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन की जरूरत होगा। और आपात की उद्घोषणा जब लागू की जाती है तो जैसा कि जानते ही होंगे कि आपात की घोषणा अगर 1 महीना से अधिक ले जाना है तो आपको संसद के दोनों सदनों की मंजूरी की जरूरत होती है। और संसद के दूसरा सदन राज्यों का प्रतीत होता है, उस समय वो हंगामा खड़ा कर सकता है, उस मंजूरी नहीं देगा। तो यह स्थिति है। तो यहाँ भी जो है संघ जो है राज्यों की बातों को मानना पड़ेगा संघ को। दूसरी ओर है राज्य सरकार हमेशा जो है सफलतापूर्वक कई मामलों में विरोध किया है। अब देखिए नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार CAA को लेकर, NPR को लेकर हमेशा जो है विरोध किया है केंद्रीय कानून का। ममता बनर्जी विरोध कर रहा है, कांग्रेस शासित राज्य विरोध कर रहा है। तो आप नगरपालिका कैसे कर सकते हैं राज्यों को? नगरपालिका, मान लीजिए आप ही के यहाँ कोई नगरपालिका होगा, क्या वो राज्य सरकार के कानून का विरोध करेगा और ये कहेगा कि राज्य सरकार का कानून लागू नहीं होगा? ऐसा उसका मजाल है? तो नगरपालिका कैसे कर सकते हैं? संभव नहीं है कहना। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों को क्रियान्वयन के लिए पूरी तरीके से राज्य पर नहीं निर्भर है। प्रशासनिक कार्य, ज्यादातर प्रशासनिक कार्य जो है केंद्र के राज्य के अधिकारी ही संपन्न करते हैं, ज्यादातर कार्य। लेकिन राज्य सरकार के सारा कार्य जो है नगरपालिका नहीं करता है। पंचायत भी है, राज्य सरकार का अपना अधिकारी भी है, BDO भी है। तो आप जो है कह सकते हैं इन सब आधारों पे कि राज्यों की स्थिति जो है प्रतिष्ठित नगरपालिका जैसा नहीं है। समझ रहे हैं? वे राज्य ही हैं, भले ही संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों नहीं किया हो। तो सारे चीजों को हम देखे हैं कि राज्य प्रतिष्ठित नगरपालिका किस आधार पर कहा जाता है। समझ रहे हैं? और किस आधार पर नहीं कहा जाएगा, हम दोनों पक्ष को देखे हैं। जो संघ सूची पर कानून राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है, एकल नागरिकता की अवधारणा है, आपात स्थिति है, समझ रहे हैं, ऑल इंडिया सर्विस है, राज्यों के निर्माण करने की शक्ति है, वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भरता की दृष्टि है, निर्भरता है। इन्हीं सब आधारों पर कहा जाता है अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है राज्य की अपनी स्थिति है, क्योंकि राज्य का सृजन केंद्र नहीं करता, संविधान। तो यह स्थिति है दोस्तों। अब जो है हम आगे के टॉपिक्स पे कल चर्चा करेंगे।